जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 1 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफी काम की होती है। और ये है ज्ञान सर। और ज्ञान सर का गाइस स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि कल यूपीबीसीएस एग्जाम का रिजल्ट आया था और इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ जो जिसका प्रूफ आप जाकर खुद टेलीग्राम के चैनल पर देख सकते हैं। और मजा ही आ गया था यार। मतलब इतने की रिप्लाई तक जो है वो करते नहीं बन रहा था कि इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। तो बाकायदा प्रूफ के साथ आपको पूरी चीज मिल जाएगी। तो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो, क्योंकि जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है यहाँ पर। हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग कर रहे हो तो भी कोर्स को ज्वाइन कर लेना। और करंट अफेयर्स का लेक्चर आप देखते हो, ये बताएंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ स्पेशल डिस्काउंट जो है वो मिल जाए। तो एक बार जो है वो बात कर लीजिएगा। और ये आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं, बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है वो देखना चाहूंगा कि आपने लास्ट लेक्चर में क्या कमेंट्स किए हैं। किसी ने कुछ पूछा है तो उसका आंसर मैं दूंगा। तो आइए, आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया आंसर जो है वो आप दे रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बिल्कुल, मंडल कमीशन इंदिरा साहनी केस था। इसी से इस पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने आपसे पूछा था, बहुत बढ़िया कोरम वगैरह, बहुत शानदार। यानी कि सभी क्वेश्चन के एक्टिवली आप आंसर्स देते हैं रोज। बहुत अच्छा लगता है। प्रीति मिश्रा के भी आंसर जो है वो आ गए हैं। सर, अगर 10 करोड़ बचा ले भी रहे हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी नहीं सेक्रेटरी, हाँ ठीक है, ऑटो करेक्ट हो गया होगा वो। उनको लगेगा कि टेम्पररी काम करवाए हैं, बस कॉम्प्लीमेंट के लिए उसमें से पैसा बचा लिया। अरे नहीं यार, देखो हाँ, वो रहता है कि आपको जो है वो ये चीज़ बिल्कुल सत्य है कि आपके पास जो मनी एलोकेट होता है उसको आपको पूरा कवर करना है। शगुन का एक आया है, मेंस के लिए करंट अफेयर्स के नोट बनाने चाहिए। मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सर प्रीलिम्स का समझ में नहीं है। देखो यार शगुन, पहली चीज़ तो प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स जो है वो अलग बनते नहीं, और ना उसकी प्रिपरेशन अलग अलग होती है। प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन होती है, क्योंकि अब इस एग्जाम का नेचर जो है वो बदल चुका है। आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेप्थ कंसेप्ट क्लैरिटी की आवश्यकता होती है प्रीलिम्स के आंसर्स को भी अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप जो है वो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेट अप्रोच जो है वो रखिए। आप अब ऑब्वियस ही बात है कि जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो आप अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे तो आपका मतलब मार्क्स का वेटेज जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंबाइंड नोट्स बनाओ और उसको कंबाइंड तरीके से रिवाइज करो। और ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां पर टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करने में जो है वो आपको फाइनल पता लगेगा कि आपकी पोजीशन जो है वो क्या है। बट नोट्स जो है वो दोनों के कंबाइंड बनाइए टॉपिक वाइज। बहुत बढ़िया। और शगुन, आप भी आंसर जो है वो देना। अच्छा, आपने दिए, आंसर्स दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंजलि सिंह के भी आंसर आए, आयुषी सिंह, ये बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जो है वो आंसर्स जो है वो दे रहे हैं। बड़ी खुशी होती है आपके आंसर्स देखकर। दिग्विजय, शायद वाली चीज मत रखिए आप। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जो है वो आंसर जो है वो लिखिए। और अगर आपको शायद लग रहा है तो एक बार क्रॉस चेक करके फिर से यहाँ पर लिखिएगा। बाकी आपने आंसर बिल्कुल सही लिखा है। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट ने लिखा है, सर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा था चैट जीपीटी से, तो उसने कहा कि पहले वाले को मिलेगी शाबाशी क्योंकि उसने पैसे बचाए। देखो भाई, आपको क्लियर बता दूं कि यूपीएससी से हार गया है चैट जीपीटी, यूपीएससी को क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो आप जिस एग्जाम की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट। तो यूपीएससी पीएससी का लेवल एक अलग लेवल का है। और हालांकि आपने एक और चीज़ लिखी थी कि आपको जो है वो थोड़ी सी निराशा जो है वो हुई है। आपने लिखा था, एक मिनट मैं चेक कर लूं। मैंने कल देखा तो था यार आपका, हाँ, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया, 15,000 स्टूडेंट। देखो भाई, सबको सिविल सर्वेंट बनाया जा नहीं सकता, पहली चीज तो ये है, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। जिसके पास कैपेबिलिटी होगी वो सिविल सर्वेंट बनेगा, और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर हैं, आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। देखो, चलता फिरता व्यक्ति तो कोई भी फॉर्म जो है वो भर देता है। इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, 90% ऐसे लोग जो होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं। आपकी फाइट हमेशा होती है 10% लोगों के साथ जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। उन 10% में भी जो 4-5% जो लोग हैं
जो इंटरव्यू से गिरे हैं या मेन से गिरे हैं, मेन फाइट आपकी उन लोगों के साथ है। और फाइट वैसे किसी और के साथ नहीं, आपकी खुद के साथ आपकी होनी चाहिए। इस एग्जाम के अंदर रेगुलरली जो है वो आपको अपने आप को अपग्रेड करते चलना है, अपने आप को बोलते चलना है कि पिछले दिन से ज्यादा बेहतर मैंने आज जो है वो चीजें कवर करी। तो बहुत बढ़िया फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, आपके भी आंसर जो है वो बहुत बढ़िया आए हैं, शानदार। इसी प्रकार से जो है वो रेगुलर आंसर्स देते रहो, कमेंट करते रहो। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे साथ शेयर जो है वो कर सकते हो, उसका सोल्यूशन मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। और बाकी हमारे कोर्सेज को जो है आप ज्वाइन करो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। तो चलिए, जय श्री महाकाल, चालू करते हैं हम लोग अपने सेशन को। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर। और पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको मेनली सबसे पहले फोकस करना है टॉपिक को समझने के ऊपर। फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स जो है वो लिखवाऊंगा। तो अब ध्यान से जो है वो टॉपिक को सुनो। पहला जो टॉपिक है वो बड़ा ही काम का टॉपिक हमारे लिए हमें देखने को मिल रहा है। हम बात करने वाले हैं एक प्राचीन व्यापारिक रूट के बारे में, एक प्राचीन एंशियंट ट्रेड रूट के बारे में, जो सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं बल्कि एक राजनैतिक, सांस्कृतिक और कूटनीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो जब हमेशा जब भी ट्रेड रूट बनते थे, तो ट्रेड रूट पे सिर्फ ट्रेड ही नहीं होता था। इवन आज भी हम जो है वो आपस में लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कल्चर शेयर होते हैं, राइट, आइडिया शेयर होते हैं, लोग अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करते हैं। तो ट्रेड रूट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आप सामान या व्यापार जो है वो करो, राइट। उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, पीपल टू पीपल टाई होता है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होते हैं। यस, तो ऐसे ही एक ट्रेड रूट के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है एंशियंट टी हॉर्स हॉर्स रोड। एंशियंट टी हॉर्स रोड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी रोड की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसका आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, यानी कि इकोनॉमिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, इफेक्ट क्या है, और ये कैसे खत्म हुआ, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, और आज की दुनिया में इसका महत्व क्या है आज की डेट में। तो ये पूरी चीज हम लोग इस टॉपिक के अंदर जो है वो एक एक करके कवर करेंगे, ध्यान से सुनना। एंशियंट टी हॉर्स रोड। तो टी हॉर्स रोड एक एंशियंट व्यापारिक मार्ग है। पहला पॉइंट तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है ये एक कमर्शियल रूट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। हिस्ट्री अगर इसकी देखें हम लोग, अभी लिखने की जरूरत नहीं, बाद में लिखवा दूंगा। चाइना, तिब्बत और इंडिया को ये जोड़ता था। इसका महत्व एक कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज हब के रूप में रहा है हमेशा से। लंबी दूरियां ये कवर करता था, लगभग 2000 किलोमीटर लंबा ये रूट था। तिब्बत के जो उबड़ खाबड़ माउंटेन्स हैं और चाइना का जो मैदानी इलाका है उससे होकर ये गुजरता था। और इस रूट के माध्यम से चाय, घोड़े और भी दूसरी वस्तुओं का व्यापार होता था, बट सबसे ज्यादा चाय और घोड़ों का। ये रूट सिल्क रोड जितना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन इसका आर्थिक और राजनीतिक असर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिल्क रूट के बारे में तो अक्सर पूछा जाता है, इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि टी हॉर्स रोड क्या है, राइट, अलग से हटकर। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज में आया है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखना है। अब देखो, एक टैंग डायनेस्टी हुआ करती थी। कौन सी डायनेस्टी? टैंग डायनेस्टी। टैंग, TANG, टैंग डायनेस्टी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता था कि ये हुआ जो है वो करती थी। एक मिनट में आपको बताता हूं। योंग तो है ही है, ठीक है। अब सुनना। और सॉन्ग डायनेस्टी भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती थी। तो टैंग डायनेस्टी हुआ करती थी 618 से लेकर 907 AD के टाइम पीरियड पे, राइट। और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिखित लेखों में, यानी कि उन्होंने जो चीज लिखी है उसमें भी इस रूट का उन्होंने उल्लेख किया है। इस रोड से चाइनीज, शुगर, कपड़ा, नूडल्स तिब्बत और भारत पहुंचाते थे। और जबकि तिब्बत से सोना, केसर, आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, घोड़े चाइना पहुंचते थे। तो ये बेसिकली तिब्बत और चाइना के बीच का एक बहुत अच्छा रूट था, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो ट्रेड हुआ करता था। सॉन्ग डायनेस्टी जो आती है 960 से लेकर 1280 के पीरियड में, यानी कि 1279 एग्जैक्टली, इसमें चाय और घोड़े के ट्रेड पर ज्यादा फोकस होने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया टी हॉर्स, ये रूट, रोड, या फिर कह सकते हो। सो तिब्बतन जो नोमैड्स जो हुआ करते थे, जो एक बंजारे वगैरह जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, घूमते थे, तो ये चाय को बहुत पसंद करते थे। और जबकि चाइना को मजबूत घोड़ों की जरूरत थी। फिर मंगोल एक्सपेंशन होता है 13वीं सेंचुरी में, उसके बाद ये रूट और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि मिलिट्री कैंपेन्स में घोड़ों का बड़ा रोल था। तो प्रीलिम्स में आपसे टैंग, सॉन्ग, मंगोल यानी कि युआन डायनेस्टी
और इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। मेंस के लिए मेडिवल ट्रेड, यानी कि मध्यकालीन समय पर जो व्यापार हुआ करता था और उसका इंपैक्ट क्या था पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी में, तो ये इस प्रकार से एनालिसिस करने के लिए मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। बात समझ रहे हो आप? तो ये चीज है, इस चीज के लिए जो है वो बिल्कुल तरीके से जो है वो आप रेडी रहिए। अब इसके अलावा आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। एक्सपेंशन मंगोल के बारे में मैंने आपको बताई दी, अभी लिखना नहीं है, बाद में मैं जो है वो लिखवा दूंगा आपको, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। इंपॉर्टेंट सेंटर्स वगैरह, मुख्य व्यापारिक रूट्स। तो ये एक सिंगल रोड नहीं था, बल्कि एक नेटवर्क था जिसमें दो मुख्य रूट थे। एक था यान, या फिर आप बोल सकते हो या आन, या आन, जिसको चेंगड़ू भी कहते हैं, है ना। चेंगड़ू, किसी को बोलना हो चेंगड़ू क्या हालचाल, तो चेंगड़ू से ये रास्ता जो है वो होते हुए कंगडिंग, लहासा, नेपाल और फिर भारत तक पहुंचता था। और दूसरा रूट था यूनान से होता हुआ लीजियांग, जोंगडियान, डेगिन, लहासा और भारत तक पहुंचता था। तो इसमें दो बेसिकली इंपॉर्टेंट रूट थे। ये सिंगल रोड जो है वो नहीं था, नेटवर्क था, बट दो मेजर रोड थे। इसमें मेन ट्रेड सेंटर जो था वो चाइना के अंदर लीजियांग और दलाई था, या दाली, जहां पर चाय की प्रोसेसिंग हुआ करती थी। फिर लहासा तिब्बत वाला क्षेत्र घोड़े और चाय के एक्सचेंज का मेन हब था। फिर इंडिया के अंदर कोलकाता और कलिंगपोंग यूरोपियन और एशियन ट्रेड का लास्ट पॉइंट था इंडिया के अंदर। तो ये इंडिया, तिब्बत और चाइना का एक मुख्य रूट था, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसकी कल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा रही। तिब्बत में चाय की मतलब चाय जो है वो एक जरूरी हिस्सा जो है वो बन गया कल्चर में उनके। जैसे हम लोग भी आज आज की डेट में सुबह उठ के जो है वो चाय जो है वो पीते हैं, उससे दिन की शुरुआत करते हैं। काफी सारे लोग कुछ कॉफी पीते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गया। ऐसे ही तिब्बत में भी चाय एक जरूरी चीज जो है वो बन गई लोगों की डेली लाइफ में। याक बटर टी काफी पॉपुलर थी। टी ब्रिक्स को करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए आप, जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था ना, तो लोग टी वगैरह को बेचते भी थे, यानी कि बार्टर करते थे। तिब्बत के मजबूत घोड़े चाइनीज मिलिट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बन गए। चाइना ने इन घोड़ों के ट्रेड पर सख्त कंट्रोल रखा ताकि मिलिट्री मजबूत की जा सके चाइना की। और ये रूट बुद्धिज्म के प्रसार में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि बुद्धिज्म जो था उसको जो प्रमोट किया गया था वो भी इस रूट के थ्रू किया गया था। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, पेंटिंग्स, मेडिसिन का नॉलेज, ये भी इस रीजन में जो है वो इस रूट के थ्रू स्प्रेड हुआ। बट सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा रूट जो है वो तहस महस हो गया। तो क्विंग डायनेस्टी आई 1644 से लेकर 1912 के पीरियड में, मतलब जो डायनेस्टी थी वो गिर गई। 1912 में क्विंग डायनेस्टी के गिरने के बाद ये रोड का महत्व जो है वो कम होने लगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण पूरी तरह से ट्रेड जो है वो तहस महस हो गया। अब जब ट्रेड ही नहीं होगा, व्यापार ही नहीं होगा, तो फिर उस रोड पे क्यों जाएगा कोई। तो धीरे धीरे करके उस रोड की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। रेलवेज और मॉडर्न रोड नेटवर्क्स के आने से कारवान ट्रेड जो है वो ऑब्सलीट होने लगा। यानी कि अब ये जो बंजारेस जो थे वो इस रूट का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उनको एक मॉडर्न रूट मिल गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ गया। लोग ट्रेन से सफर जो है वो करने लगे, है ना, बस से सफर जो है वो करने लगे। तो ये जो रूट था वो पूरी तरह से तहस महस हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी और उस दौरान भी कुछ समय के लिए टी हॉर्स रोड मिलिट्री सप्लाई के लिए यूज होता था, बट ज्यादा समय के लिए नहीं। बट सवाल ये उठता है कि आज की डेट में, आज के एरा में इस रूट का क्या महत्व है। तो देखो यार, चाइना ने इस रोड को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में डेवलप करना शुरू कर दिया। टूरिस्ट को बताने के लिए कि देखो यार, ये प्राचीन समय पे इससे लोग होकर गुजरते थे और ट्रेड होता था। लीजियांग को 1997 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। टी हॉर्स रोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड नेटवर्क के रूप में पहचान इसको मिली है। और बुद्धिज्म, ताओइज्म, राइट, कन्फ्यूजियानिज्म, तो इसके मेल का प्रतीक भी इसको माना जाता है। यानी कि यहां पर अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजीज जो है वो मिक्स हुई हैं, राइट। तो इसलिए भी इसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में ही इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जा सकते हैं। तो इस टॉपिक के लिए जो है वो रेडी रहिएगा। और आओ फटाफट, बस इतना ही था ये टॉपिक, मैं आपको जो है वो नोट्स लिखवा देता हूँ। तो एक बार पूरा स्कैन कर लेते हैं पूरे टॉपिक को और नोट्स जो है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप टाइटल जो है वो डाल दोगे एंशियंट टी हॉर्स रोड, ठीक है। इसमें आप
नीचे लिख दोगे तीन कंट्रीज के नाम। ये हो गया आपका सिंपल कि तीन कंट्रीज से होकर ये रूट गुजर रहा है। ठीक है, रोड है तो आपको ऑब्वियसली बात पता है, प्राचीन लिखा हो तो आपको पता ही है। टी हॉर्स है तो उससे आप समझ गए हो कि सबसे ज्यादा यहां पर चाय का और घोड़ों का व्यापार होता था। बस इतना आप लिख लोगे, बात खत्म। नेक्स्ट में लिखोगे 2000 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा रूट था। यहां से अब देखो, अब आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक रोड जो होता है, जहां पे सिर्फ ट्रेड नहीं होता, कल्चरल एक्सचेंज भी होते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी डेवलप होते हैं, तो वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सोच मतलब लिखोगे आप सिर्फ वही चीज जो आप भूल सको, या वो फैक्ट्स सिर्फ लिखोगे, बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो लिखो मत। अपने नोट्स को अननेसेसरली ज्यादा बढ़ाओ मत। अब सिल्क रोड बहुत जाना माना था, बट टी हॉर्स रोड उतना जाना माना नहीं था, बट फिर भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। अब टैंग डायनेस्टी जो है आप लिख लो, 1618 से लेकर 907 एडी के टाइम पीरियड पर से ये रोड जो है वो पॉपुलर होना शुरू हुआ। टैंग डायनेस्टी लिखोगे आप। फिर बुद्धिस्ट मॉन्ग जो थे, जिनका नाम था यी जिंग, इनकी किताब में भी जो है वो इस रोड के बारे में मेंशन्ड है। सिर्फ इतना लिख लोगे आप। हाँ, ये भी आप लिख सकते हो, शुगर, टेक्सटाइल, राइस, नूडल्स चाइना से आता था और तिब्बत और इंडिया जाता था। ठीक है, मतलब अरे सॉरी, मेन चीज जो है वो क्या थी ट्रांसपोर्ट की, तो चाइना से ये तीन चीजें आती थी और तिब्बत जो है वो जाती थी। और तिब्बत गोल्ड, सैफरॉन, मेडिसिनल हर्ब्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट घोड़े, घोड़े का सप्लाई जो है वो करता था चाइना को। और चाइना को घोड़े मिलिट्री के लिए चाहिए थे। ऐसे ही फिर सोंग डायनेस्टी भी आप लिख लो, सोंग डायनेस्टी ने भी इस रोड को और बेहतर बनाया। तो टैंग डायनेस्टी हो गई, सोंग डायनेस्टी हो गई। ठीक है, फिर चाय की इंपॉर्टेंस और ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर मंगोल जो का एक्सपेंशन 13वीं सेंचुरी में हुआ, तो उस समय भी ये इंपॉर्टेंट रूट जो है वो बना रहा मिलिट्री के पर्पस के लिए। युआन डायनेस्टी या मंगोल आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क था। ये बेसिकली पूरा रूट जो है वो नेटवर्क था बहुत सारे रूट्स का, जिसमें दो मेजर रूट जो है वो हम लोग को देखने को मिले। एक जो था, ये पूरा लिख लोगे आप, इंडिया इंडिया नेपाल एंटर होने से पहले ये यहां से होकर जो है वो गुजरता था चेंगड़ू से। और फिर दूसरा रूट जो था वो यूनान में स्टार्ट होता था, फिर आगे चल के इंडिया निकल जाता था। तो ये चीज लिख लेना अपने नोट्स में। इंपॉर्टेंट सेंटर्स बस सिर्फ डालोगे और ये लिख लोगे आप, क्योंकि ये कभी कभी प्रीलिम्स में ये लोग जो है वो पूछ लेते हैं। इंडिया का इंपॉर्टेंट सेंटर इस टी हॉर्स रोड से रिलेटेड कौन सा है, तो ये कलिंगपोंग और कोलकाता। ठीक है, तो कल्चरल के बारे में टी का महत्व है, मिलिट्री का महत्व है, टेक्नोलॉजी इसमें एक्सचेंज हुई थी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब जैसे ये क्विंग डायनेस्टी खत्म हुई तो, अच्छा, इसके डिक्लाइन होने के कारण क्या है, तो क्विंग डायनेस्टी खत्म हुई तो इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। और दूसरा कारण जो है वो मॉडर्नाइजेशन, नई नई नए नए जरिए जो है वो आ गए ट्रांसपोर्टेशन के, तो वो बंद हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड में कुछ समय के लिए इसका उपयोग किया गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आज की डेट में टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में सिर्फ ये लिख लो आप कि इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी डिक्लेयर जो है वो किया गया। ब्रैकेट में ली जियांग जो है वो लिख लेना, ली जियांग। ठीक है, बस दैट्स इट। क्लियर। तो जितनी चीज मैंने आपको बताई है, सिर्फ उतनी चीज के आपको नोट्स बनाने हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स अपने पास रिवाइज करना है, बाकी पूरी चीजों को करने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। अब देखो, सोचो कि एक इंसान जो कई सालों से जेल में है, उसका आचरण काफी अच्छा है और जेल का प्रशासन भी मानता है कि अब वो समाज में वापस जाने के लायक है। तो क्या उसे जल्दी रिलीज किया जा सकता है? जैसे आप एक जेलर हो, राइट, आपको जो है वो जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सौंपा गया है। आप देख रहे हो कि एक कैदी जो है वो काफी समय से आप देख रहे हो कि यार उसका आचरण अच्छा है, आपने उसके जेल के अंदर के रिकॉर्ड्स को भी जांचा। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि किसी कैदी के अच्छे आचरण के चलते उसको रिहा किया जा सकता है, उसकी सजा माफ की जा सकती है? बताओ, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। यस है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर जो है, उनके पास पावर्स होती है, जो आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो। ये टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको हम नोट्स जो है वो जनरल स्टडीज में दे देंगे। और जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं जनरल स्टडीज के, तो उनको पता है कि उनके पास नोट्स जो है वो इससे रिलेटेड है और आपको पढ़ना है ये टॉपिक रेमेशन। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस जो रेमेशन से रिलेटेड है उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं इस टॉपिक में। जो प्रिजन रिफॉर्म, सुधार गृह जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसमें भी सुधार करने से रिलेटेड, यानी कि जेल के सुधार से रिलेटेड, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के रोल से रिलेटेड और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रेमिशन जो है वो होता क्या है। पहले तो ये देख लो, आप पहले सिर्फ सुनना है, फिर उसके बाद लिखेंगे अपन, है ना। आपको पता है पूरा कंसेप्ट कि कैसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं। क्योंकि एक बार टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। मैं अक्सर देखता हूं स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती जो है वो कहां पर करते हैं, स्टूडेंट गलती जो है वो करते हैं इस चीज के लिए, पढ़ते पढ़ते जो है लिखते रहते हैं, तो आधी चीज लिखने में दिमाग में जो है वो चली जाती है, और आधी चीज जो है वो उसमें चली जाती है, पढ़ने में जो है वो उसमें चली जाती है, क्या बोलते हैं, अ, अ, कभी सुन रहे हो चीजों को, कभी लिख रहे हो चीजों को, कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होता, कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाता है। तो मेरी क्लास में सिर्फ आप फोकस करो किस चीज के ऊपर, सुनने के ऊपर, टॉपिक को समझने के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझेंगे रेमिशन क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि किसी कन्विक्ट की सजा की अवधि, यानी कि कोई व्यक्ति जो जेल में है, जिसको सजा सुनाई गई है, उसकी जो सजा की अवधि जो है, ड्यूरेशन जो है, उसको कम करना, दैट इज रेमिशन। ठीक है, बिना उसके नेचर में कोई बदलाव किए उसकी सजा का टाइम ड्यूरेशन कम कर देना। ये एक लीगल प्रोविजन है, जो अगर किसी कैदी का अच्छा आचरण होता है ना, उसको देखकर उसको जल्दी रिलीज करने का एक तरीका है। ये पार्डन या कम्यूटेशन इससे अलग होता है गाइस, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। क्योंकि रेमिशन में सजा का नेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ ड्यूरेशन जो है वो कम होती है। याद रखिएगा, रेमिशन के अंदर सजा का नेचर चेंज नहीं होगा, उसकी जो ड्यूरेशन है सजा की वो कम हो जाएगी। प्रीलिम्स में रेमिशन वर्सेस पार्डन वर्सेस कम्यूटेशन का फर्क पूछा जा सकता है आपसे, तो ये चीज लिख लेना। रेमिशन वर्सेस पार्डन वर्सेस कम्यूटेशन क्या होता है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे पढ़ने के बाद। मेंस में आपसे जेल के सुधार से रिलेटेड और रेमिशन पॉलिसी से रिलेटेड ऐसे लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऐसे लिखना है कि प्रिजन में सुधार हम कैसे करें, है ना। तो इसके लिए बिल्कुल रेडी रहो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की 2025 की एक गाइडलाइन हम लोग को जो है वो देखने को मिली, उसके बारे में जब हम चर्चा करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है वो दी हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स और लीगल अथॉरिटीज को फॉलो करनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होंगी, तो इसके बारे में हम जो है वो चर्चा करें, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले ये गाइडलाइन देखो। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो उन्हें फॉलो करनी है। रेमिशन के लिए अगर कोई फॉर्मल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी अब से, यानी कि किसी की सजा जो है वो कम करनी है तो कोई फॉर्मल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। अब राज्य को खुद ही एलिजिबल प्रिजनर के केस देखने होंगे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद से ही केस देखेगी। इससे क्या होगा कि कोर्ट का, जुडिशरी का बर्डन जो है वो कम होगा। जहां रेमिशन पॉलिसी है वहां उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में पॉलिसी होने से कुछ नहीं होगा गाइस, उसको इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। आपने तैयारी करने के लिए टाइम टेबल तो बना लिया, बट अगर आप बैठकर पढ़ ही नहीं रहे हो, उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कैसे सिलेक्शन होगा, नहीं होगा ना। तो बात यही है कि सिर्फ रेमिशन पॉलिसी बनानी नहीं है, उस पर काम भी करना है। ये कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जहां रेमिशन पॉलिसी नहीं है वहां 2 महीने के अंदर एक रेमिशन पॉलिसी बनाई जाए, ये कोर्ट के अभी ऑर्डर्स है। अब दूसरी चीजों के बारे में जो है वो चर्चा करें, ड्यू प्रोसेस के बारे में। देखो, रेमिशन डिनाई या ग्रांट करना, यानी कि अलाउ करना या रिजेक्ट करना, इसके डिसीजन में क्लियर रीजन लिखना होगा कि क्यों अलाउ कर रहे हैं और क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। जेल अथॉरिटीज जो कैदी हैं उनको रिजेक्शन के बारे में नोटिफाई करेगी, बताएगी कि भाई आपकी पिटीशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है। अगर कोई भी कैदी रेमिशन कंडीशन तोड़ता है तो नोटिस भेजना होगा और उसे अपील का मौका दिया जाएगा। अगर किसी कैदी का रेमिशन कैंसिल हो तो बिना उसकी सुनवाई के मतलब किए ये नहीं हो सकता, यानी कि उसकी सुनवाई करनी, उसको सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाकर फिर उसको कैंसिल किया जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ कैंसिलेशन से रिलेटेड और अथॉरिटीज का क्या रोल है उससे रिलेटेड गाइडलाइन जो है वो सामने आई हैं। अब लीगल फ्रेमवर्क्स के बारे में जो है वो मैं आपको थोड़ा सा जो है बता दूं। देखो यार, आर्टिकल 72, आर्टिकल 161, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट को पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रेमिशन देने का अधिकार है। राइट, ये फैक्ट्स ध्यान में रखना आप, और इसकी क्लियर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, और इसके बारे में आज ही आपको पढ़ना है। राज्यपाल को भी यही अधिकार दिया गया है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है
कि गवर्नर के पास और किस चीज में ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है। इस अगर सिनेरियो को हम लोग देखें तो, राइट, कैदियों की सजा माफ करने के सिनेरियो को देखें तो कौन सी पावर एक्स्ट्रा जो प्रेसिडेंट के पास है जो गवर्नर के पास नहीं है, क्योंकि दोनों के पास सिमिलर ही पावर है। एक एक्स्ट्रा पावर है जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं, दो दो एक्स्ट्रा पावर। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे लिखकर। एक है आर्टिकल 32 और 226, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेमिशन डिसीजन को रिव्यू कर सकती हैं, रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर ये चीज आती है। फिर इसके अलावा कानून भी इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस जो है 2023 का। इससे पहले सीआरपीसी का सेक्शन 432 और 433 ए हुआ करता था। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी समय रेमिशन दे सकती है विद और विदाउट कंडीशन। लेकिन अगर कैदी ने किसी सी मतलब कोई गंभीर अपराध किया है जैसे मर्डर, और उसको आजीवन कारावास दिया गया है, तो 14 साल कंप्लीट होने से पहले रेमिशन नहीं दिया जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये गाइडलाइन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यार देखो, सबसे पहले तो अगर रेमिशन पॉलिसी प्रॉपर नहीं होगी तो जुडिशरी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को अभी जेल के अंदर जो ओवर क्राउडिंग हो गई है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए सामने रखा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताता हूं जो एनसीआरबी का डेटा हमें देता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 का डेटा, जिसमें बताया इंडिया के प्रिजन का ऑक्यूपेंसी रेट 131.4%, यानी कि जेल में जितनी जगह है उससे 31% ज्यादा प्रिजनर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक सेल है उसके अंदर 100 लोग जो है वो रह सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर 100 नहीं, 100 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। एक सौ मतलब 31 लोग ज्यादा या 32 लोग ज्यादा जो है वो रह रहे हैं। 75.8% प्रिजनर्स अंडर ट्रायल्स है, मतलब अभी तक उन पर कोई सजा उनको नहीं हुई है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत अंदर है और अंदर से अपना केस जो है वो लड़ रहे हैं। और रेमिशन प्रिजन ओवर क्राउडिंग को रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि पहला जजमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन का डिसीजन लेने के लिए 5 इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर्स दिए थे कि समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा अगर किसी की सजा कम की जाती है तो। क्राइम कितना सीरियस था ये भी देखना जरूरी है सजा कम करते समय। क्या कैदी दोबारा क्राइम करेगा, उसकी पूरी मेंटल स्टेटस को एनालाइज करना। क्या कैदी जो है वो या फिर उसका जेल में बिहेवियर जो है वो कैसा है, कहीं वो मारपीट तो नहीं कर रहा, कहीं वो फेक तो नहीं शो कर रहा अपना बिहेवियर। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने बिहेवियर को प्रिटेंड करते हैं कि हम अच्छे बन गए हैं, हम सुधर गए हैं, बट बाहर निकल के फिर से वही राउडी बन जाते हैं। और क्या सोसाइटी में वो दोबारा एडजस्ट हो पाएंगे, राइट? तो इन सब चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड ये 5 फैक्टर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। ऐसे ही एक इपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था सन 2006 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेमिशन मनमाना नहीं हो सकता, यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी की भी सजा कम नहीं करोगे। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल होगा अगर रेमिशन मेलाफाइड इंटेंशन से दिया गया हो, यानी कि जानबूझकर पैसा लेकर, होता है ना बहुत सारी चीजें, तो ऐसे किया होगा तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि जुडिशरी फिर इंटरवीन करेगी। गुजरात गवर्नमेंट रेमिशन केस भी एक आया था 2024 का लेटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के 11 अपराधियों को दिया रेमिशन, कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि रेमिशन अप्रूव करने का अधिकार उस राज्य का ही होगा जहां कन्विक्शन दिया गया है, यानी कि जहां पर उसको सजा सुनाई गई है, ना कि जहां क्राइम कमिट हुआ है, राइट? तो ये चीज है। और भी ऐसे काफी सारे केसेस हैं, डिटेल में जाने की जो है वो आपको आवश्यकता जो है वो नहीं है। और आज की डेट में हम लोग को ट्रांसपेरेंट और फेयर रेमिशन प्रोसेस इंश्योर करना होगा। एग्जीक्यूटिव्स जो है वो अपनी मनमानी पावर का इस्तेमाल जो है वो ना करें किसी को बचाने के लिए। लीगल सर्विस अथॉरिटी को रेमिशन डिसीजन का एक पब्लिक रिपोर्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए उसको ट्रैक करने के लिए। सिर्फ रेमिशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कैदियों के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उनको जो है वो दिया जाए, एनालाइज किया जाए। तो प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में भी इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो चलो फटाक से पेन और पेपर निकालो और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं। देखो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो आई गई हैं जो मैंने आपको जो है बता दी कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेमिशन
के केसेस जो है वो अब हैंडल करें। तो ये चीज क्लियरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है कि और जिस स्टेट के पास पॉलिसी नहीं है उसको 2 महीने का समय दिया है कि भाई वो अपनी पॉलिसी बना ले। तो ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखिएगा आप। ये वाली चीज डेफिनेशन मत लिखो, क्योंकि डेफिनेशन आपकी पॉलिटी में कवर हो जाएगी। आर्टिकल 72, आर्टिकल 161, 32, 226 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप कवर करोगे। ये सेक्शन भी जो है 473 BNSS 2023 का, इससे पहले ये था, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी आप कवर्ड हो जाएगा। वैसे पूछते नहीं है लोग। आपको इस टॉपिक के अंदर मेनली समझना था स्टेट का ऑब्लिगेशन जो है वो हमने दे दिया। स्टेट्स को पॉलिसी जो है बनानी पड़ेगी, प्रॉपर कानून के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना पड़ेगा। लीगल अथॉरिटी का क्या रोल होगा, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी जो है उनको पूरा डेटा मेंटेन जो है वो करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि समय रहते हुए ही रेमिशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए। फिर इसके अलावा रिकॉर्ड, हाँ ये लिख लो आप एनसीआरबी का ये वाला डेटा, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आपको उसमें नहीं मिलेगी आपके जनरल स्टडीज की किताब में। ये लिख लेना कि 75 अराउंड, ऐसे करके लिखो, अराउंड 75% जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। एनसीआरबी का 2022 का डेटा ये कहता है। और जो सेल है जो है हमारी प्रिजन जो है हमारी, उसका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 131.4% है, या आप लिख सकते हो अराउंड 130%, तो भी चलेगा। ठीक है। बाकी ये सब केसेस वगैरह याद रखने की जो है जरूरत नहीं है, जो कोर्ट ने जो है बताया हुआ है। बाकी बस एक आइडिया जनरल सा जो है वो होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, लीगल सर्विस अथॉरिटी को मजबूत बनाएं, जस्टिस और रिहैबिलिटेशन को जो है वो मैनेज करें। तो ये पूरी चीजें इसके अंदर हम लोग को जो है वो नजर आई। राइट। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब देखो एक और टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये जो टॉपिक है गाइस जिसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं, ये जुडिशियल बैकलॉग का टॉपिक है। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ऑलरेडी बताया जुडिशरी के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन आज की डेट में बढ़ गया है। तो सोचो आप एक केस फाइल करते हो और 10 साल तक कोर्ट में डेट पे डेट मिलती रहती है। और सोचो क्या, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। 2015 में हमने एक केस जो है वो फाइल किया था, पापा पापा का था, मतलब पापा मम्मी का। एक प्रॉपर्टी का था सिविल केस, जो अभी जाकर 2025 में जो है वो फाइनलाइज हुआ है और अभी भी कंप्लीटली नहीं हुआ है। मतलब हालांकि ऑब्वियसली बात है, हमें फर्स्ट डे से ही पता था कि जब हमने गलत किया नहीं तो हमारे साथ क्यों गलत होगा। ये 1 करोड़ 40 लाख की प्रॉपर्टी का एक केस था उस समय, 2015 के समय पर एक ने फ्रॉड कर दिया था। तो उस समय मैंने इंटरवीन किया। अब वो तो हमारे पिताजी जो है वो थोड़े से मतलब सिंपल सोबर स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल टाइप के हैं, वरना 2 दिन के अंदर जो है वो केस हैंडल हो जाता। उल्टा लटकाते सालों को मारते। बट नहीं, पिताजी मेरे थोड़े से सीधे साधे हैं। और अच्छी बात है यार, सीधे साधे होना चाहिए, इंसान को डरता है ना इंसान। उनको लगता है कि आप आज कुछ कर रहे हो उनके साथ तो कल को वो कुछ और फिर करेंगे और ये लड़ाई फिर कंटिन्यू रहेगी, तो बला ब्ला ब्ला। बट मैं ये सब नहीं सोचता। मैं, मेरा तो फंडामेंटल क्लियर है, किसी को अगर मारो तो ऐसा मारो कि उसको मौत दिखनी चाहिए, कि फिर वो जिंदगी में पलट कर सोचे ही ना कि इससे पंगा नहीं लेना है। बट हाँ, उसके लिए फिर अपने आप को इतना मजबूत जो है बनाना पड़ता है। जब मौत दिखानी है सामने वाले को तो मजबूत बनाओ ना भाई। तो वो थी, सब कुछ बता दिया था पापा को, बिठवा भी दिया था मैंने बहुत सारे लोगों के सामने। पापा ने बोला नहीं नहीं भाई हम लीगल जाएंगे। मैंने जाओ भाई क्या करें अब। बट लीगल ही जाना चाहिए। देखो अब मैं ऐसी चीज बोल रहा था, आप ये मत समझना कि अरे सर ने बोल दिया, एक हिंट दे दिया सर ने, है ना। मुझे ये हिंट दिया था सीएसपी ने, जब मैं इस केस से रिलेटेड उनसे मिला था। तो उनने बोला था कि इंसान के पास 2 चीजों की दम होनी चाहिए। एक या तो उसके जूते में दम, और दूसरा उसके जेब में दम। क्योंकि अथॉरिटी सामने बैठा होता ना, पावर में नहीं है, तभी तो आप उसके पास जा रहे हो। पावर होती है आपके पास तो आप क्यों जाते हो उसके पास। तो उसने 2 चीज बोली, या तो जेब में दम दम होनी चाहिए या जूते में होनी चाहिए। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें इतनी दम है कि यहाँ पर जूता और जेब दोनों ही काम नहीं आती, सिर्फ आपकी कलम काम में आती है और आप बैंड बजा सकते हो किसी की भी। एनीवेज, तो बहुत लंबा समय लग जाता है भाई केस में। और हमने इवन ये मान के चलिए इस केस में कम से कम 4 लाख रुपए खर्च किए हैं, वकीलों में, ट्रैवलिंग में, बहुत सारी चीजों में। इवन सुप्रीम कोर्ट तक जो है केस एंटीसिपेटरी बेल का जो है पहुंचा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, 2 वकील हमने हायर जो है वो किए थे, एक सिविल केस के लिए, क्रिमिनल केस के लिए। तो उन्होंने 1.5 1.5 लाख रुपए लिए थे, 3 लाख रुपए तो वकील ही ले गया था। तो सोचिए आप, एक गरीब आदमी जिसके पास केस लड़ने के लिए ही पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा। और ऐसा करते हैं बहुत फ्रॉड लोग, इसी प्रकार के होते हैं। इन्हीं फ्रॉड को तो आपको उठाकर फेंकना है। तो अब इस प्रकार के जो लंबे केस होते हैं, इतने सालों तक चलते हैं, उसका बेसिकली सोल्यूशन क्या है। तो एक सोल्यूशन सामने आ रहा है, वो है मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन का। और ये होता ही है। कोर्ट जो है, जब आप कोर्ट में केस फाइल करने आते हो ना, तो जज खुद ही बोलते हैं कि अगर जैसे घरेलू मामले होते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले होते हैं, तो जज पहले पूछते हैं कि अगर आपको मध्यस्थता करनी है तो हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं।
आप मध्यस्थता जो है वो कर लो, आपस में सुलझा लो और खत्म करो, क्यों इसमें पड़ रहे हो? राइट, बिकॉज एवरीवन नोज कि केस जब फाइल होता है तो डेट पे डेट जाती है, और यही तो हमारे हमारे साथ जिन्होंने फ्रॉड किया था उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सामने वाले को जो है वो हताश कर देना। बट हम हताश हुए नहीं, हमने बोला कि बेटा कर तू जो करना है तेरे को, हम तो तेरे को अंदर करवा के ही रहेंगे, और है अंदर अभी वो जेल में। एनीवेज, तो हम इंडिया के जुडिशियल बैकलॉग और मीडिएशन के रोल को जो है वो समझने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके लॉ गवर्नेंस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 2 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आप देख लो कि आज की डेट में कितने केसेस पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में 82,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। हाई कोर्ट में 62 लाख से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। लोअर कोर्ट में तो 5 करोड़ पेंडिंग केसेस है। लिख लो भाई, ये वाला जुडिशियल बैकलॉग का ये पूरा पॉइंट जो है वो लिख लो। ये आपको हेल्प करेगा मेंस के आंसर में। अब ये केस सिर्फ बैकलॉग नहीं है, बल्कि जस्टिस डिलेड, आपने एक टर्म सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड, कि अगर जितना न्याय जो है वो देर होगा तो वो न्याय ही नहीं है, सच्चाई है ना। तो ये कहानी है। तो अब जज पॉपुलेशन रेशियो हमारे यहां बहुत कम है। आपको एक चीज पता है, इंडिया के अंदर, ये पॉइंट भी लिखो, इंडिया में सिर्फ 21 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख लोगों के लिए मात्र 21 जजेस ही हैं। जबकि यूएसए और यूके में 100 से ज्यादा जजेस हैं पर मिलियन। लिख लो ये, पूरे दुनिया भर में सबसे लोएस्ट है हम जज टू पॉपुलेशन रेशियो में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और फालतू के फर्जी केसेस की वजह से कोर्ट ओवरलोड हो जाता है। 50% से ज्यादा केस में सरकार एक लिटिगेंट होती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिले और अपील का सिलसिला चलता रहता है। लोग केस फाइल कर देते हैं कि सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है, मेन मुद्दों को जो है वो छोड़कर इन्हीं सब मुद्दे में जो है वो जुडिशरी जो है पड़ी रहती है, इसलिए तो इतने बर्डन जो है वो बढ़ गए हैं। फिर मल्टीपल अपील्स और इंटरिम एप्लीकेशन की वजह से केस अननेसेसरली डिले होते हैं। लोग इधर स्टे लगवा देते हैं, उधर स्टे लगवा देते हैं, अपील कर देते हैं, है ना, होता ही है। मेरे केस में मैंने तो पर्सनली देखा है। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो जाती, कोर्ट रूम की कमी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, राइट, प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस केस डिले जो है वो करते हैं, क्योंकि हर एक चीज एक प्रोसीजर से होती है। हमारे केस में सामने जो अपराधी थे उन लोगों ने मैंने जो पूरी सीडी बना के रखी थी, उनके पूरे जो जितने भी अपराध थे उसको जो रिकॉर्ड किया था मैंने, तो उसको हमने जो है वो प्रस्तुत किया था थाने में। तो उन्होंने जो है वो जप्ती से जो है उसको गायब करवा दिया रिकॉर्ड रूम से कुछ समय के लिए, कि जिससे कि केस डिले रहे। पर पैसा खिलाना पड़ता है, हर जगह सब चीज पॉसिबल होती है। फिर वो 3 4 महीने बाद फिर वो डीवीडी जो है वो मिली। सोचिए आप, 3 4 महीने तो बहुत कम बोल रहा हूँ, शायद मैं 1 आध 2 साल बाद ही मिली थी वो, राइट, क्योंकि वो घूम तो सकती नहीं है भाई। नहीं तो वो जिसके अंडर है, थाना प्रभारी के अंदर, उसकी बैंड बच जाएगी। बट हाँ, कुछ समय के लिए लोग छुपा हुआ सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि अरे वो इधर उधर हो गई थोड़ी, है ना, थोड़ी बहुत डांट खा लेंगे। बट उस डांट के लिए उनको 1 आध 2 लाख रुपए मिल जाता है। होता है भाई, सिस्टम का हिस्सा बनोगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी कि कैसे ये सिस्टम ऑपरेट करता है। हम तो देखते ही हैं रेगुलर बेसिस पे। तो मध्यस्थता है क्या आखिर? तो नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, मध्यस्थता है क्या। कंसेप्ट मीडिएशन का जो है वो क्या है? एक वॉलंटरी, कॉन्फिडेंशियल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जिसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी दो पार्टीज के बीच में समझौता करवाते हैं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। जो म्यूचुअल थर्ड पार्टी जो होगी वो दो पार्टीज के बीच में जो है वो समझौता जो है वो कर। तो समझे फिर आप, ये मध्यस्थता का इशू जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिला। तो ये सब लिखने की वैसे डेफिनेशन की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज है। ये लिखना चाहो तो ये मीडिएशन एक्ट 2023 जो है वो लिख लो आप। ये बोलता है कि भाई जब भी कोई सिविल या कमर्शियल मुद्दा होता है, तो उससे पहले जो है वो आपको ऑप्शन जो है वो दिया जाता है मध्यस्थता करने का। तो मीडिएशन एग्रीमेंट जो होता है वो आर गिवन द सेम लीगल स्टेटस, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर आपको बोल दिया जाता है कि हाँ भाई दोनों पार्टीज के बीच में मध्यस्थता जो है वो हो गया। जैसे कि हमारे ही सिविल का केस था 10 साल बाद, क्रिमिनल केस में तो हमने उनको अंदर कर दिया। अब एक्चुअली उनको जो है वो थोड़ा सा कार्रवाई से जो है बचना था, नहीं तो उनको लंबी चौड़ी सजा जो है वो हो जाती। तो उनने हमसे जो है बोला कि सर आप जो है वो बोल दीजिए, हम आपको जो है वो जमीन वापस कर रहे हैं, कि ठीक है हमारा सिविल का मामला जो है वो सेटल हो गया, नहीं तो दोनों में बहुत गंदा जाते हैं वो लोग। तो हमने सिविल का मामला इसी प्रकार से सेटल करवाया। क्रिमिनल थर्ड पार्टी राइट्स और टैक्सेशन केस ये एग्जेम्प्टेड होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में नहीं होगा ना भाई मध्यस्थता। किसी ने कोई क्राइम किया, जैसे क्रिमिनल केस जो था हमारा 400 BC का केस लगाया था हमने, तो उसमें थोड़ा ना मध्यस्थता होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल केस जो होता है वो सिर्फ जो विक्टिम है, वादी है,
सिर्फ उसके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है। पढ़ा होगा आपने ये 7th क्लास की पॉलिटी के अंदर, पढ़ा ही नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ो ध्यान से चीजों को। तो यही है कि इन सब चीजों के कारण जो है वो बहुत केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बैकलॉग जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मध्यस्थता को इंप्लीमेंट करने में भी चैलेंजेस है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इस प्रकार की चीज भी होती है, कि थर्ड पार्टी जो है वो मीडिएशन करवा सकती है। मीडिएशन एक्ट 2023 जो है ये बोलता है कि मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्रिएट करो, बट ऐसी कोई बॉडी जो है वो स्टैब्लिश नहीं हुई है। गवर्नमेंट एजेंसी जो है ये इन्वॉल्व है 50% कोर्ट के केसेस में, यानी कि आधी से ज्यादा केसेस तो गवर्नमेंट के खिलाफ ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। और मीडिएशन नॉन बाइंडिंग नेचर की होती है अनटिल कोई एग्रीमेंट तक बात ना पहुंची हो। तो अगर पार्टीज वॉक अवे कर जाए, यानी कि दो पार्टी में से एक पार्टी बोल दे कि भाई हमें नहीं करना, तो फिर उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं, फिर नॉर्मल केस जो है वो फाइल होगा। तो ये भी एक इशू है ना। बस ये चीज है गाइस, इसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, और हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के बीच में, है ना। जल्दी केसेस जो है वो रिजॉल्व करने पर जो है वो टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल करें, है ना। लोग जो कई बार जो है वो लूप होल्स का इस्तेमाल करके जो है वो अवॉइड करते हैं पेशी में आना, कई बार मेडिकल एप्लीकेशन लगा देते हैं। मैंने तो देखा हुआ है पर्सनल केस में कि जो अपराधी हैं वो दो अपराधी थे, एक पेशी में एक आता है, दूसरा नहीं आता था। वो कोई बहाना मार रहा है, ये कोई बहाना मार रहा है, ऐसे करके महीनों महीनों तक केस, सालों सालों तक केस जो है वो खींचे जाते हैं। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर किसी ने मेडिकल एप्लीकेशन लगाई है तो वाकई में प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वो ऑथोराइज गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू जो है वो होना चाहिए, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो, है ना। क्योंकि ये मामला कोर्ट केस का है भाई। यही सब चीजें तो होती है जो अपराधियों को श्रेय मिलता है। अपराधियों को लगता है कि भाई सामने वाले को कोर्ट में, कोर्ट कचहरी में ऐसा घसीटो कि वो हताश होकर जो है वो केस छोड़ जाए। होता ही है। अगर आपका भी कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिखकर जरूर बताइएगा। तो गाइज अभी मैं आज सिर्फ आपके अभी 3 टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ, कल संडे वाला दिन है। कल संडे वाले दिन जो है वो आपको ये वाले टॉपिक, इसके आगे के 2 टॉपिक्स बस बचे हैं, ये 2 टॉपिक्स मैं कवर अप करवा दूंगा। और कुछ और टॉपिक्स हमारे पेंडिंग बचे हुए तो वो भी जो है वो कल के दिन जो है वो आपके आ जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो गया है। मुझे 1 बजे क्लास आपकी अपलोड करनी है, इसलिए अभी छोटा लेक्चर ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर कल एक और लेक्चर आएगा जिसमें पूरी चीज आपकी कवर अप हो जाएंगी, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ठीक है, चलो साइन ऑफ करता हूँ। और जिनको भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है, इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय श्री महाकाल।